यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण पर क्रम में लिखित अधिनियम पर केस लेकर के आया हूं। पावर ऑफ अटर्नी धारक प्रबंधक द्वारा दायर शिकायत धारा 138 NI एक्ट के अंतर्गत संज्ञान की वैधता। MS नरेश पोटेरिस वर्सेस MS आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अनदर SCR 40 ईयर 2025 एंड वॉल्यूम 1। डेट ऑफ जजमेंट 2 जनवरी 2025। धारा 138 NI एक्ट के तहत प्रबंधक द्वारा दायर शिकायत की वैधता एवं उच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा। संबंधित विधिक प्रावधान पर क्रम में लिखित अधिनियम 1881 धारा 138 और धारा 142 यानी कि शिकायत की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 190 यानी कि संज्ञान और धारा 200 यानी कि शिकायतकर्ता की परीक्षा और धारा 482 यानी कि न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति। तो मामले की पृष्ठभूमि समझते हैं। तो पहला मुख्य बिंदु, अपीलकर्ता फर्म के प्रबंधक और पावर ऑफ अटर्नी धारक के प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध धारा 138 NI एक्ट के तहत चेक बाउंस की शिकायत दायर की। मजिस्ट्रेट ने शिकायत की सामग्री को पर्याप्त मानते हुए प्रतिवादी के विरुद्ध समन जारी किया। प्रतिवादी ने CRPC की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यह कहते हुए कार्रवाई को रद्द करने की मांग की कि शिकायत त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उसमें यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया कि प्रबंधक को लेन देन की जानकारी थी। चौथा बिंदु, उक्त न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए समान आदेश को पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रमुख प्रश्न। पहला, क्या शिकायत केवल इस आधार पर त्रुटिपूर्ण मानी जा सकती है कि उसमें प्रबंधक को जानकारी स्पष्ट कथन नहीं है? क्या प्रबंधक जो पावर ऑफ अटर्नी धारक है शिकायत दायर करने के लिए विधि सम्मत रूप से अधिकृत है? तीसरा बिंदु, क्या उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 CRPC के तहत हस्तक्षेप न्याय संगत था? अब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। पहला बिंदु, संज्ञान लेने की प्रक्रिया विधि सम्मत थी। धारा 190 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह ऐसे मामले में संज्ञान ले जहां शिकायत में अपराध के तथ्य स्पष्ट रूप से मौजूद हों। धारा 200 CRPC के अनुसार संज्ञान से पूर्व शिकायतकर्ता और गवाहों की शपथ पूर्वक परीक्षा करना आवश्यक है, जो कि इस मामले में की गई। दूसरा बिंदु, धारा 142 NI एक्ट की पूर्ति। शिकायत फर्म ने नाम से उसके अधिकृत प्रबंधक द्वारा दायर की गई थी। चेक भी फर्म के नाम पर जारी हुआ था, अतः यह शिकायत 142 की आवश्यकताओं को पूरी करती है। तीसरा मुख्य बिंदु, प्रबंधक की जानकारी और प्राधिकरण पत्र, शपथ पत्र और धारा 200 CRPC के अंतर्गत साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि प्रबंधक फर्म के दैनिक कार्यों का पर्यवेक्षक था, उसे लेन देन की संपूर्ण जानकारी थी, वह शिकायत दायर करने के लिए विधि सम्मत रूप से अधिकृत था। चौथा बिंदु, स्पष्ट कथन की व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट कथन की कोई कठोर या तकनीकी परिभाषा नहीं है। अगर दस्तावेजों और परिस्थितियों से यह प्रमाणित होता है कि शिकायतकर्ता को जानकारी थी तो वह पर्याप्त माना जाएगा। पांचवा बिंदु, उच्च न्यायालय की त्रुटि। उच्च न्यायालय का आदेश तथ्यात्मक रूप से गलत और कानूनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण था। उसने धारा 482 CRPC की विवेकाधीन शक्ति का अनुचित प्रयोग किया था।
बिना गंभीर परीक्षण के शिकायत को खारिज करना अनुचित था। न्यायालय का अंतिम आदेश। उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किया गया। मूल शिकायत को पुनः बहाल किया गया और मजिस्ट्रेट को कार्यवाही जारी रखने के लिए निर्देश दिया गया। निष्कर्ष, यदि शिकायतकर्ता चाहे तो वह पावर ऑफ अटर्नी धारक या प्रबंधक ही क्यों ना हो, लेन देन की जानकारी रखता है और विधि पूर्वक अधिकृत है, तो उसे उसकी शिकायत को केवल तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। इस निर्णय के प्रभावी प्रभाव। इस निर्णय का न्यायिक दृष्टिकोण और विधिक दृष्टिकोण दोनों में से कई महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे, विशेषकर धारा 138 एनआई एक्ट की कार्यवाही में, जहां शिकायतकर्ता फर्म या संस्था के प्रबंधक अधिकृत व्यक्तियों द्वारा की जाती है। प्रबंधकों अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दायर शिकायतों को वैधता मिलेगी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अगर कोई पावर ऑफ अटर्नी धारक या प्रबंधक जो फर्म की दैनिक गतिविधियों को देखता है और उसे लेन देन की जानकारी है तो शिकायत दायर करता है, तो उसे केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि उसमें व्यक्तिगत जानकारी का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है। यह जानकारी आश्रित दस्तावेजों और परिस्थितियों से भी स्थापित की जा सकती है। तो इम्प्लिसिट एवरमेंट की कठोर आवश्यकताओं में ढील। अब यह जरूरी नहीं रहा कि शिकायत में प्रत्येक तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। यदि शिकायत, प्राधिकरण पत्र, शपथ पत्र आदि से यह सिद्ध होता है कि शिकायतकर्ता को पूरा लेन देन की जानकारी है तो संज्ञान लिया जा सकता है। इससे न्यायालयों में टेक्निकल आपत्तियों के आधार पर शिकायतों को खारिज करने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। धारा 482 सीआरपीसी का दुरुपयोग को सीमित होगा। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप धारा 482 सीआरपीसी के तहत तथ्यों की गहराइयों से जांच के बिना नहीं किया जाना चाहिए। इसका असर यह होगा कि भविष्य में आरोपी केवल तकनीकी आधारों पर शिकायत को रद्द कराने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के राहत नहीं पा सकेंगे। एकल स्वामित्व वाली फर्मों और उसके प्रतिनिधियों को राहत। जहां सिंगल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो और मालिक ने किसी व्यक्ति को अधिकृत किया हो, वहां उसे प्रतिनिधि के माध्यम से दायर शिकायत अवैध मानी जाएगी, बशर्ते वह लेन देन की जानकारी रखता हो। यह व्यापारिक संस्थाओं के लिए बड़ी राहत है। शिकायतकर्ता की स्थिति की न्यायिक समीक्षा सशक्त हुई है। यह निर्णय यह स्थापित करता है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से फर्म के कार्यों में संलग्न है तो उसका व्यवहारिक ज्ञान यानी कि कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ही पर्याप्त हो सकता है। इससे वास्तविकता आधारित न्याय को प्राथमिकता मिलेगी, न कि केवल तकनीकी त्रुटियों पर। तो निष्कर्ष, यह निर्णय आने वाले वर्षों में धारा 138 की शिकायतों को लेकर प्रक्रिया संबंधी अति तकनीकियों से सुधार होगा, व्यापारिक प्रतिनिधियों की विधिक स्थिति को मजबूती देगा, धारा 482 सीआरपीसी के अनुचित उपयोग को नियंत्रण रखेगा और न्यायिक प्रणाली को ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं से हटकर व्यवहारिक न्याय की ओर ले जाएगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो शेयर करें और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। कानून को समझें और अपने अधिकारों को जानें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपको अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।